इमेजिन आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आप क्या करोगे? बैंक में एफडी करोगे, गोल्ड खरीदोगे, रिलायंस के शेयर्स खरीदोगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डॉलर खरीद लोगे? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब अलग-अलग इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सब डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और दुनिया में हर सेकंड लाखों करोड़ों रुपए इस मार्केट्स में ट्रेड्स होते हैं। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट एक्चुअली होता क्या है? फॉरेक्स क्या होता है? डॉलर का रेट रोज क्यों बदलता है? रुपी कभी स्टेबल होता है तो कभी वीक क्यों हो जाता है? आज ये सब हम समझेंगे सिंपल एग्जांपल्स के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीरो टू क्वांट। तो पिछले एपिसोड में हमने मनी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड समझे थे। आज हम देखेंगे कि ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली ट्रेड कहाँ होते हैं। सो व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहां लोग फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं, फाइनेंशियल एसेट्स बाई और सेल करते हैं। जैसे अमेजोन पे प्रोडक्ट बिकते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट में मनी, शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, करेंसी और डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का पर्पस सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होता, ये इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट करता है। कंपनीज को फंडिंग मिलती है, गवर्नमेंट बोरो करती है, इन्वेस्टर्स वेल्थ क्रिएट करते हैं और बिजनेस अपना रिस्क मैनेज करता है। फाइनेंशियल मार्केट को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर मैं डायरेक्टली कंपनी को पैसा दे सकता हूं तो मार्केट की जरूरत क्या है? एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट तीन मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम वन, फाइंडिंग बायर्स एंड सेलर्स। इमेजिन आपके पास रिलायंस के शेयर है और आप उसे बेचना चाहते हो, लेकिन बायर्स कहाँ मिलेंगे? अगर स्टॉक मार्केट ही ना हो तो आपको बायर्स खुद ढूंढने पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट्स बायर और सेलर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है। इसी वजह से ट्रेडिंग इंस्टेंटली हो पाती है। सेकंड प्रॉब्लम, प्राइस डिस्कवरी। सपोज 100 लोग रिलायंस के शेयर खरीदना चाहते हैं और 20 लोग ही बेचना चाहते हैं, तो इससे डिमांड बढ़ेगी और इससे शेयर्स के प्राइस बढ़ने लगेंगे। और अगर कल सेलर्स ज्यादा हो गए तो प्राइस गिर जाएगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी। मार्केट कंटिन्यूसली फेयर प्राइस डिस्कवर करता रहता है। तीसरी प्रॉब्लम, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कितनी जल्दी किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 लाख का प्लॉट है तो हो सकता है उसे बेचने में आपको 6 महीने लग जाए, लेकिन अगर आपको 10 लाख के लिस्टेड शेयर्स बेचने हैं तो वो कुछ सेकंड्स में ही सेल हो सकते हैं। इसीलिए स्टॉक्स कंपैरेटिवली मोर लिक्विड होते हैं। मनी मार्केट। सपोज एक कंपनी को सिर्फ 20 दिन के लिए पैसा चाहिए सैलरी देने के लिए, या गवर्नमेंट को 1 महीने के लिए टेम्परेरी कैश शॉर्टेज हो गई, तो क्या वो 20 साल के लिए लोन लेगी? ऑब्वियसली नहीं। शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए होता है मनी मार्केट। यहाँ जनरली मैच्योरिटी होती है लेस देन 1 ईयर। इस मार्केट में ट्रेड होते हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये इंस्ट्रूमेंट्स कंपैरेटिवली लो रिस्क होते हैं और इन्हें बैंक्स, गवर्नमेंट्स और लार्ज इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन आता होगा कि गवर्नमेंट को अगर सिर्फ 3 महीने के लिए पैसे चाहिए तो वो नोट प्रिंट क्यों नहीं कर देती? तो हमने पिछले एपिसोड में समझा था कि अगर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करती है तो इससे इन्फ्लेशन आ जाता है। इसलिए गवर्नमेंट टेम्परेरी कैश के लिए ट्रेजरी बिल्स इशू करती है। ट्रेजरी बिल्स हमने पिछले एपिसोड में समझा था कि उसका फेस वैल्यू, इशू प्राइस और मैच्योरिटी क्या होती है। जनरली गवर्नमेंट को डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी प्राइवेट कंपनी से काफी कम होती है, इसीलिए बैंक अपने आइडल मनी टी बिल्स में ही पार्क करता है। अब समझते हैं कैपिटल मार्केट को। अब मान लो एक कंपनी को नई फैक्ट्री बनानी है, उसके लिए उसे 5,000 करोड़ रुपए चाहिए और ये पैसा 30 दिनों के लिए नहीं, कई सालों तक के लिए चाहिए। तो यही एंट्री होती है कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करता है और इसके भी दो मेजर पार्ट्स है, डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट। डेट का मतलब है बोरोइंग। अगर कंपनी या गवर्नमेंट इन्वेस्टर से पैसा उधार लेती है और फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ वापस करने का प्रॉमिस करती है तो वो डेट मार्केट है। एग्जांपल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। यहाँ इन्वेस्टर्स ओनर नहीं बनता, सिर्फ लेंडर होता है। रिटर्न जनरली फिक्स या प्रीडिफाइंड होता है और रिस्क जनरली लोअर होता है कंपेयर टू स्टॉक्स। बॉन्ड और लोन में ज्यादा फर्क नहीं है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट सेम है। लोन में एक लेंडर होता है और एक बोरोवर होता है, लेकिन बॉन्ड में काफी लेंडर्स होते हैं और सिर्फ एक बोरोवर होता है। अब समझते हैं इक्विटी मार्केट। अब मान लो कंपनी लोन ही नहीं लेना चाहती, इंस्टेड वो कंपनी का छोटा सा ओनरशिप पब्लिक को बेच देती है, तो ये इक्विटी मार्केट है। यहाँ शेयर्स ट्रेड होते हैं। अगर आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो तो टेक्निकली आप रिलायंस के टाइनी ओनर बन जाते हो। कंपनी ग्रो करेगी तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ सकती है, डिविडेंड भी मिल सकता है, लेकिन अगर कंपनी लॉस करे तो शेयर प्राइस भी गिर सकता है। इसीलिए इक्विटी में रिटर्न भी ज्यादा होता है और रिस्क भी ज्यादा होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन। सपोज कंपनी के टोटल शेयर 10 करोड़ है और करंट शेयर का प्राइस 800 रुपए है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 10 करोड़ इंटू 800, यानी कि 8,000 करोड़। तो यही रीजन है कि शेयर प्राइस अकेला कुछ नहीं बताता। 50 रुपए वाला स्टॉक भी एक्सपेंसिव हो सकता है और 3,000 रुपए वाला स्टॉक भी चीप हो सकता है। सब कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन और बिजनेस फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। कंपनी के शेयर्स अगर पहली बार मार्केट में आते हैं तो इसे कहते हैं आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसे भी हम अगले एपिसोड में काफी डिटेल में समझेंगे।
कमोडिटी मार्केट। अब सवाल आता है कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, व्हीट, कॉटन ये सब कहाँ ट्रेड होते हैं? तो ये सब कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होते हैं। यहाँ रियल वर्ल्ड फिजिकल गुड्स ट्रेड होते हैं। इस मार्केट को फार्मर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एयरलाइंस, ज्वेलर्स और ट्रेडर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ज्वेलरी कंपनी को 6 महीने बाद गोल्ड की जरूरत होगी। अगर तब तक गोल्ड महंगा हो गया तो रिस्क बढ़ जाएगा, इसीलिए वो आज ही फ्यूचर प्राइस लॉक कर सकती है। ये रिस्क मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अगर गोल्ड फिजिकल है तो ऑनलाइन कैसे ट्रेड होता है? हर ट्रेड फिजिकल डिलीवरी के लिए नहीं होता। मोस्ट ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस मूवमेंट पर ही ट्रेड करते हैं। सिर्फ कुछ कॉन्ट्रैक्ट से एक्चुअल डिलीवरी तक जाते हैं। अब कमोडिटी का एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एयरलाइन कंपनी है, उसका सबसे बड़ा एक्सपेंसिव है उसका फ्यूल। अगर क्रूड ऑयल 6000 से 9000 रुपए हो गया तो कंपनी का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए एयरलाइन कंपनीज फ्यूचर्स को यूज करके फ्यूचर फ्यूल प्राइस लॉक कर लेती है। इसी प्रोसेस को हेजिंग कहते हैं। अब स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस ये सब क्या होता है, ये हम फ्यूचर एपिसोड्स में काफी डिटेल में समझेंगे। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग मार्केट पर, डेरिवेटिव्स। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू किसी और एसेट पर डिपेंड करती है। जैसे गोल्ड, ऑयल, निफ्टी, स्टॉक्स, डॉलर्स, ये सब अंडरलाइंग एसेट्स हो सकते हैं। अगर गोल्ड की प्राइस बदलेगी तो गोल्ड फ्यूचर्स की प्राइस भी बदलेगी, और अगर निफ्टी मूव करता है तो निफ्टी ऑप्शंस भी मूव करेंगे। इसीलिए इन्हें डेरिवेटिव्स बोला जाता है। इनमें मेनली दो पॉपुलर प्रोडक्ट होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हम इन दोनों को फ्यूचर एपिसोड्स में काफी डिटेल में समझेंगे। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, लोग सोचते हैं कि डेरिवेटिव्स गैम्बलिंग है। एक्चुअली डेरिवेटिव्स का ओरिजिनल पर्पस स्पेकुलेशन नहीं था, ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए था। बड़ी बड़ी कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, ज्वेलरी कंपनीज, एयरलाइन कंपनीज डेरिवेटिव्स का यूज करती है उनके एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को हेज करने के लिए। अब आते हैं दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट पर, फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ कंट्रीज की करेंसी ट्रेड होती है, जैसे कि इंडियन रुपीस, यूएस डॉलर्स, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन्स और अदर हंड्रेड्स ऑफ करेंसीज। अगर कोई इंडियन कंपनी अमेरिका से मशीन इंपोर्ट करती है तो उसे डॉलर चाहिए, तो उसे कहीं ना कहीं से डॉलर खरीदने पड़ेंगे। अगर यूएस कंपनी को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसे रुपीस चाहिए, तो उसे भी कहीं ना कहीं से रुपीस खरीदने पड़ेंगे। तो इसी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज की वजह से फॉरेक्स मार्केट चलता है। और इंटरेस्टिंग बात, फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। डेली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रांजैक्शन होता है। ये स्टॉक मार्केट से भी कई गुना बड़ा है। अब फॉरेक्स मार्केट सबसे बड़ा मार्केट क्यों है? क्योंकि हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को करेंसी कन्वर्सन की जरूरत पड़ती है, जैसे टूरिज्म, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ऑयल परचेसेस, इंटरनेशनल एजुकेशन, सॉफ्टवेयर सर्विस, सब में करेंसी एक्सचेंज होती है। अब मान लीजिए एक यूएस डॉलर की वैल्यू है 85 रुपीज, तो अगर आप $100 का कोई माल इंपोर्ट करते हो तो आपको इंडिया में वो 8,500 रुपए का पड़ेगा। अब अगर डॉलर 85 से 90 रुपीज का हो जाता है तो आपको वही सामान अब 9,000 रुपए का पड़ेगा। इससे कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसी वजह से रुपीस के वीक होने से डायरेक्ट इफेक्ट इंपोर्ट्स पर पड़ता है। अब एक और कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर इंडिया और जापान ट्रेड करे तो क्या हमेशा डॉलर की जरूरत पड़ती है? ऐसा जरूरी नहीं है। करेंसी डायरेक्टली भी एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी होने की वजह से मोस्ट इंटरनेशनल ट्रेड्स डॉलर में ही होते हैं। एक्सचेंज रेट्स। अब सवाल, डॉलर का रेट कभी 83 होता है तो कभी 86 तो कभी 90 तक चले जाता है, तो ये डिसाइड कौन करता है? इसे कहते हैं एक्सचेंज रेट। सिंपल वर्ड्स में एक करेंसी की दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर डॉलर आज 85 रुपीज का है तो इसका मतलब है कि $1 खरीदने के लिए आपको 85 रुपए देने पड़ेंगे। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर महंगा हो जाएगा, हो सकता है $1 87 का हो जाए। और सेम अगर डॉलर की डिमांड कम होती है तो रेट 83 भी हो सकता है। ये वैसा ही होता है जैसे कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई के बेस पे उसकी प्राइस डिसाइड होती है। अब डॉलर की डिमांड किस वजह से बढ़ती है? जैसे इंपोर्ट्स, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन एजुकेशन, ऑयल परचेस, फॉरेन डेट रीपेमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ये सब डॉलर की डिमांड बढ़ाते हैं। अगर इंडियन रुपीस की डिमांड बढ़ानी हो तो फॉरेन कंपनीज का इंडिया में इन्वेस्ट करना, फॉरेन टूरिस्ट का इंडिया आना, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होना, ये सब रुपीस की डिमांड बढ़ाएंगे। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, फ्लोटिंग करेंसी। इंडिया जैसी कंट्रीज में रुपीस की वैल्यू मोस्टली मार्केट डिसाइड करता है। डिमांड ज्यादा तो रुपी स्ट्रॉन्ग, सप्लाई ज्यादा तो रुपी वीक। इसमें गवर्नमेंट कभी कभी इंटरवीन करती है, लेकिन नॉर्मली मार्केट ही प्राइस डिसाइड करता है। इसी सिस्टम को कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर मार्केट ही रेट डिसाइड करता है तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई कभी कभी मार्केट में डॉलर बाई या सेल करती है। इस प्रोसेस को फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन कहते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करना। मतलब फ्लोटिंग करेंसी कंप्लीटली अनकंट्रोल नहीं होती। इंडिया मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम फॉलो करता है। आरबीआई इसमें इनडायरेक्टली बाई और सेल करके इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, लेकिन हर कंट्री ऐसा नहीं करती। कुछ कंट्रीज अपनी करेंसी को परमानेंटली किसी और करेंसी से अटैच कर देती है। इसे कहते हैं पेग्ड करेंसी।
अगर कोई कंट्री डिसाइड करे कि हमारी करेंसी हमेशा $1 की फिक्स रहेगी, तो उस कंट्री का सेंट्रल बैंक कंटिन्यूअसली मार्केट में इंटरवेंशन करता रहता है। ये सिस्टम स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं। तो पेग करने के बेनिफिट क्या होते हैं? सपोज एक कंट्री की इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करती है, तो उसे स्टेबल एक्सचेंज रेट चाहिए, तब पेग यूजफुल हो सकता है। लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि सपोज मार्केट कह रहा है कि $1 $100 के बराबर है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं 90 ही रहेगा, तो गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली डॉलर बाई और सेल करना पड़ेगा। अगर रिजर्व खत्म हो गए तो पेग मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन नोटिस करो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टमेंट इन्हीं किसी मार्केट्स का एक हिस्सा होती है। चाहे आप बिगिनर इन्वेस्टर हो या वॉरेन बफेट या कोई हेज फंड, सब अल्टीमेटली इन्हीं फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर आते हैं मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेट, इक्विटी, कमोडिटी, डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स। हर मार्केट का पर्पस अलग है, लेकिन सब मिलकर इकोनॉमी को स्मूथ चलाते हैं। कंपनीज को फंडिंग देते हैं, गवर्नमेंट को बोरोइंग का ऑप्शन देते हैं, बिजनेस को रिस्क मैनेज करने में हेल्प करते हैं और इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम फाइनली डीप डाइव करेंगे स्टॉक मार्केट एक्चुअली कैसे काम करता है, एनएससी बीएससी क्या होते हैं, ब्रोकर का रोल क्या होता है, ऑर्डर प्लेस करते ही शेयर कैसे ट्रांसफर होते हैं और बायर्स और सेलर्स को मैच कौन करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।